हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी स्टार 2021। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स। वो हमने इससे पीछे वाले दोनों लेक्चर्स में देख लिए हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले ये ज़रूरी है कि आपने वो देखी हो, सो प्लीज़ उनको देख लेना। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ हम ग्रुप्स एंड रिंग्स भी कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ईजी है। अगर एग्जाम्पल्स कर लिए हैं ना आपने तो कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली आपको एक्सरसाइज में। लेकिन अगर वो नहीं किए हैं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। तो पहले वो देख लेना, अगर नहीं देखे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए होता है, इंटरवल चाहिए होता है और पार्टीशन चाहिए होती है। अब इसमें फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इंटरवल क्या है? 0 1 और पार्टीशन है ये। आपको क्या कंप्यूट करना है, क्या निकालना है? लोअर सम एंड अपर सम। तो चलो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 0 1 इंटरवल था और पार्टीशन ये वाली थी, तो मैंने पॉइंट्स बना लिए 1/3, 1/2 एंड 2.3। अब देखो, फर्स्ट इंटरवल I1 क्या बना? 0 1/3। सेकेंड बना 1/3 1/2। थर्ड बना 1/2 2/3 एंड फोर्थ बना 2/3 एंड 1। अब जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही करेंगे कि जब x I1 में है तो x किस किस के बीच में है? 0 और 1/3 के बीच में। अब वहाँ पे m1 मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन 0 1/3 कैसे निकालते हैं हम? इस इंटरवल में लोअर बाउंड निकाला है ना, तो इस इंटरवल में जो लोअर वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है, उसको हम फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, तो वैल्यू आ गई 0। लीस्ट अपर बाउंड के लिए यानी अपर बाउंड के लिए इस इंटरवल में जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू आ गई 1/3। जब I2 में है तो 1/3 1/2। जब I3 में है तो सिमिलरली 1/2 2/3 और I4 में है तो 2/3 और 1। आ गया ना? यानी हर केस के अंदर हमें क्या मिल गया? हम चारों वैल्यूज मिल गई, स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 स्मॉल m4 और ऐसे ही कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 कैपिटल M4। और अब क्या चाहिए? डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा 4। वो हमें पता ही है, ये 1/3 है। इसमें कैसे निकाल लेंगे? इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके और इसमें से इसको माइनस करके। तो देखो, ये चीज़ें हमने निकाल ली। अब लोअर सम होता क्या है? m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3 प्लस m4 डेल्टा 4। जितने हैं उतने ही लिखेंगे ना। अब सबकी वैल्यूज रख दो। ये 0 आया था, ये फर्स्ट इंटरवल की लेंथ है 1/3। ये 1/3 आया था, इसकी लेंथ। ये 1/2 आया था, इसकी लेंथ। ये 2/3 आया था, इसकी लेंथ। सोल्व कर लिया, ये आ गया। और अपर सम जो हमने निकाला, जब वहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स की वैल्यू रखी है, यहाँ पे हमें लीस्ट अपर बाउंड्स की वैल्यू रखनी है, तो सोल्व करने के बाद ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में इसने कहा एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो ये शो करने के लिए कि एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। आपको ध्यान हो, हमने एग्जाम्पल किया था और ये वही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, और इसमें ये नहीं कहा कि विदाउट प्रूफ, यानी फर्स्ट में आपको ये प्रूफ भी करना है कि वो बाउंडेड तो है लेकिन इंटीग्रेबल नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल में ये फंक्शन बाउंडेड तो था लेकिन इंटीग्रेबल नहीं था। तो आपको एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल देना है और इसको ऐसे सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, और इसको हम समझ चुके ही हैं पिछले लेक्चर के अंदर। और फिर ये इक्वल नहीं आएंगे तो इंटीग्रेबल नहीं होगा। सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल देना है विदाउट प्रूफ, यानी सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना है ऐसे फंक्शन का जो रिमान इंटीग्रेबल है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक क्या होता है? ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन रिमान इंटीग्रेबल है, तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। ऐसा फंक्शन जो इस पर डिफाइंड है और इस टाइप से डिफाइंड है, वो रिमान इंटीग्रेबल तो है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है। क्या कहीं पे इंक्रीज हो रही है इनकी वैल्यू, डिक्रीज हो रही है? नहीं हो रही। यानी किसी पॉइंट पे 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, ऐसा कुछ है ना? कहीं 1 1 1 है, कहीं फिर 0 0 0 आ रही है, यानी कि ना तो परफेक्टली ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। थर्ड देखो, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। अगर आपने एग्जाम्पल कर ली है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। यहाँ भी आपको फंक्शन मिल गया, इंटरवल मिल गया, आपको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेबल है। देखो, इंटीग्रेबल प्रूव करना है यानी रिमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है, यानी लोअर इंटीग्रल को और अपर इंटीग्रल को क्या प्रूव करना है कि वो इक्वल है। अब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कैसे निकाले जाते हैं? लोअर सम और अपर सम निकाल के। और उनके लिए फिर हम क्या निकालते हैं? स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर एंड डेल्टा आर। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है
कि कहाँ पे तो आप स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर निकालोगे और कहाँ पे आप सबकी वैल्यूज़ निकालोगे, यानी M1 M2 M3 एंड सो ऑन। जहाँ पे कम वैल्यूज़ हैं और आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो, पार्टीशन छोटी है, तो वहाँ पे हम निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्योंकि पार्टीशन छोटी सी थी। ठीक है ना, सभी इंटरवल्स के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पार्टीशन नहीं दी हुई, तो हमें ये वाली माननी पड़ेगी, बड़ी वाली। फर्स्ट पॉइंट 2 है, सेकंड पॉइंट है 3, ये n से n कैंसिल हो गया तो 3 बच गया ना, ये 2 है। और इनके बीच के पॉइंट्स कैसे होंगे, 2 + 1/n, 2 + 2/n एंड सो ऑन। ये r-1th टर्म है, ये rth टर्म है, और ये फिर लास्ट में nth टर्म है। पार्टीशन आपको पता है, आप यही मानते हो। कैसे मानते हैं ये तो, इसका तो एक ट्रिक है ना, कैसे मानते हो आप पार्टीशन को। देखो फोर्थ एग्जाम्पल में ये था, इसकी पार्टीशन कैसे मानी, एक याद रख लो बस, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। 0 और लास्ट होगा 1, यानी n/n। फिर क्या करोगे, 0, 1/n, 2/n एंड सो ऑन n/n। अगर 0 से a होता है तो इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0 a/n, 2a/n, 3a/n एंड सो ऑन 2a/n। ठीक है ना, उससे फिर फर्स्ट टर्म 0 हो जाती है, लास्ट टर्म a हो जाती है। लेकिन अगर ये स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा, किसी और से हो रहा है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है। इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3 तक ये इंटरवल है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, आप वही करो, वहीं से स्टार्ट कर लो और वहीं पे एंड करना है हमने। तो हम इसको देखेंगे कि हम कैसा कर सकते हैं। ऐड करते जाओ, इसमें 0 ऐड कर दो, इसमें 1/n ऐड कर दो, इसमें फिर 2/n ऐड कर देना एंड सो ऑन, इसी में फिर n/n ऐड कर दो। यानी जो 0, 1/n, 2/n, ये तो वही वाली है ना। अब 2 हमने साथ में ऐड क्यों किया है, क्योंकि 0 से नहीं स्टार्ट हो रही, 2 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए 2 किया। अब इसी तरह से अगर आपको पार्टीशन करना होता 4, 5 का इंटरवल दिया है आपको, क्लोज इंटरवल 4, 5, तो कैसे करते, 4 + 1/n एंड सो ऑन 4 + n/n। 10, 11 का करना होता तो कैसे करते, 10 + 1/n, 10 + 2/n एंड सो ऑन 10 + n/n। ठीक है, ये है आपको जनरल, आपको ऐसा करना है। अब पार्टीशन आपके पास आ गया, स्मॉल एम आर निकाल लो, कैपिटल एम आर निकाल लो। उनसे फिर क्या आ जाएंगे, लोअर सम और अपर सम। उनसे फिर क्या आ जाएंगे, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। अगर इक्वल हैं तो इंटीग्रेबल है, वरना नहीं है, सिंपल सी बात है। अब स्मॉल एम आर क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड आपने पता है आपको कि इस इंटरवल में से जो छोटी वाली वैल्यू है उसको अगर आप फंक्शन में पुट करते हो तो लोअर बाउंड की, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू आती है। और इसी इंटरवल के अगर बड़े वाले वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करते हो तो अपर बाउंड, यानी लीस्ट अपर बाउंड की वैल्यू आती है। तो फंक्शन क्या था, 2x + 3। तो x की जगह आपने छोटी वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या आ गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और x की जगह आपने ये बड़ी वाली वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया आपके पास, लीस्ट अपर बाउंड। अब लोअर सम क्या होता है, समीशन r = 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा r। वैल्यूज रख दो, ये है, और डेल्टा r क्या है, 1/n है, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा 1/n आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया इसने। ठीक है, इसका समेशन ये क्या होता है, n होता है, n से n कैंसिल हो गया, सिर्फ 7 बच गया। और इसका समेशन क्या होता है, n - 1 × n/2। ये तो फॉर्मूले है ना, यानी 8 - 1/n² आ गया। सिमिलरली अपर बाउंड निकाल लेना, कैपिटल एम आर डेल्टा आर पुट करके, और 8 + 1/n² आ जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया था, हर किसी में नहीं लेकिन ऑलमोस्ट यही है जो हम करते हैं क्वेश्चंस, यानी अपर बाउंड में वहाँ साइन प्लस आता है और लोअर बाउंड में वो माइनस आ जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम आते हैं। ये क्या आ गया, लोअर सम, ये क्या आ गया, अपर सम। निकालना गया आपको लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। अब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की भी सिर्फ 2 ट्रिक्स हैं। पहली बात तो आपको अगर लगता है कि लोअर सम्स का आप सुप्रीमम ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि वही तो लोअर इंटीग्रल होता है। यानी अपर सम्स का इन्फीमम ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि वो क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इजी नहीं है ना वो करना काम, तो हम इजी वाला काम करेंगे। हमें n दिख रहा है तो n को इन्फिनिटी को टेंड करा देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लोअर इंटीग्रल की। इसमें n इन्फिनिटी हो गया तो 1/∞0 8। इसमें n को इन्फिनिटी, यानी जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ तो अपर सम से अपर इंटीग्रल और लोअर सम से लोअर इंटीग्रल निकालना बहुत ईजी है। n को इन्फिनिटी को टेंड करा दो, यहाँ भी 8 आ गया, वहाँ भी 8 आ गया, सारे इक्वल हैं तो फंक्शन इस पर इंटीग्रेबल है। फोर्थ क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट फंक्शन k है, यानी f(x) = k। इंटरवल है ए बी। आपको ये दिखाना है कि जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी ना, ये इसके इक्वल होगी। देखो, इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करोगे, पहले लोअर इंटीग्रल निकालोगे, फिर अपर इंटीग्रल निकालोगे। आप देखोगे कि दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। यानी इसमें भी आपको इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि आपको वही करना है, पहले लोअर सम अपर सम,
फिर लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। अच्छा, अब इसमें इंटरवल क्या दिया, क्लोज इंटरवल ए बी। अब क्लोज इंटरवल ए बी जहाँ भी देखते हैं हम, इसके लिए आपको पता है पार्टीशन हम क्या मानते हैं, x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, जहाँ पे x0 a होता है, xn b होता है, क्योंकि ये तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं ना। देखिए फंक्शन है के, अब पार्टीशन ए मान ली हमने, वही बात है, स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, कैपिटल एम आर लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। एक बात बताओ, इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही के रहेगी, तो यही मैक्सिमम वैल्यू है, यही मिनिमम वैल्यू है ना। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी के, लीस्ट अपर बाउंड भी के। अब लोअर सम क्या होता है, समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर। एम आर की वैल्यू रख दी के और समीशन डेल्टा आर। ये चीज़ आपको पता है क्या होता है, सारे सब इंटरवल्स के लेंथ का सम किसके इक्वल होता है, पूरे इंटरवल के लेंथ के। और इस पूरे इंटरवल की लेंथ क्या है, b माइनस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा b माइनस ए होती है, जहाँ पे b है ये वाला पॉइंट और a है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो k इंटू बी माइनस ए। सिमिलरली अपर सम निकालोगे तो भी यही k की वैल्यू रख दो और ये k इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। लोअर सम भी यही है, अपर सम भी यही है। ठीक है, अब देखो वही बात यहाँ पे आ गई कि अब आपको क्या निकालना है, लोअर इंटीग्रल निकालना है और अपर इंटीग्रल निकालना है। तो अपर इंटीग्रल से क्या आएगा, सॉरी अपर सम से क्या निकलेगा, अपर इंटीग्रल। और हम लेते क्या इनका, इन्फीमम या सुप्रीमम, इन्फीमम। अपर सम्स का इन्फीमम लेते हैं। अब एक बार बताओ, हर पार्टीशन के लिए अपर सम की वैल्यू यही आ रही है, तो इसी वैल्यूज को बार 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 आप लिखते जा रहे हो, उनका आपने सेट बना लिया, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, यही होगी, है ना। इस ऐसा सेट जो इसको कंटेन करता है, बार 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 यही टर्म आ रही है, और इन्फीमम क्या होगा, यानी उन सब टर्म में से सबसे छोटा हो या बड़ा होगा तो यही ना, एक ही एलिमेंट है तो यही आएगा आंसर। तो अपर इंटीग्रल भी यही है, सिमिलरली लोअर इंटीग्रल भी यही होगा, है ना। जहाँ पे लोअर सम और अपर सम में n ना आए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो वही अपर इंटीग्रल होता है, वही लोअर इंटीग्रल होता है। और n हो तो सिंपल सी बात है, n को इन्फिनिटी टेंड करा के देख लो। यानी लोअर इंटीग्रल भी और अपर इंटीग्रल भी क्या आ गया, k इंटू बी माइनस ए आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, ये इंटरवल है, वही बात है, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, उनको प्रूव करना है कि वो इक्वल है और इसके इक्वल है। अब एक बात बताओ, देखो इंटरवल देखो ध्यान से, 0 से स्टार्ट हो रहा है और k पे एंड हो रहा है, यानी हम उसी टाइप से करेंगे। क्या होगा इसका पार्टीशन, स्टार्टिंग में क्या लेंगे हम, 0 1 का पार्टीशन हम क्या लेके चलते हैं, 0 1/n 2/n एंड सो ऑन n/n। 0 के यहाँ पे 0 है और यहाँ पे k आ गया तो क्या आ जाएगा, 0 k/n 2k/n एंड सो ऑन क्या nk/n तक, यही होगा ना। और उसी टाइप से करेंगे फिर। ये आपका फंक्शन है, ये आपकी पार्टीशन है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, जो rth इंटरवल है ना उसमें से छोटी वैल्यू को जब फंक्शन में पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा। इस इंटरवल की बड़ी वैल्यू को इसमें पुट करोगे फंक्शन के अंदर तो लीस्ट अपर बाउंड आएगा। LFP क्या होता है, समीशन एम आर डेल्टा आर। वैल्यूज रख दिया आपने, और इसका समीशन किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, आपको पता है, और ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली अपर सम की वैल्यू आ जाएगी, वही देख रहे हो आप, इसमें नेगेटिव साइन है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसमें पॉजिटिव है। अब n है ना, लोअर सम और अपर सम दोनों में n है, तो आप लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो लोअर इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, ये 1/∞ 0, ये 1/∞ 0, तो k³/6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 से 3 रह जाएगा ना यहाँ पे, तो k³/3। और सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा, k³/3। तो ये इंटीग्रेबल है और दोनों इंटीग्रेशन सेम है, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। 6th क्वेश्चन में क्या किया, बस ये 4th और 6th में इतना सारा डिफरेंस है, इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के था, इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसमें भी इंटरवल वही है, इसमें भी इंटरवल वही है। अब फंक्शन डिफरेंट है तो इंटीग्रल की वैल्यू इसमें ये आई थी, इसमें कुछ और आएगी, इसमें ये वाली आएगी, आपको ये प्रूव करनी है कि ये आएगी, वैसे ही करेंगे। फंक्शन ये है, इंटरवल देखो ये है, तो पार्टीशन हम हमेशा ये मान के चलते हैं जहाँ पे x0 a के इक्वल है और xn b के इक्वल है, ए बी की पार्टीशन है। स्मॉल एम आर यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और कैपिटल एम आर यानी लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, छोटी वाली वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करके। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा xr-1 और लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा xr। लोअर सम कैसे निकालते हैं हम, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा xr-1 और डेल्टा आर क्या है, rth इंटरवल की लेंथ, यानी xr-1। अब देखो, अब इसने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी,
देखो, मैंने आपको अलग अलग इंटरवल्स के लिए पार्टीशन बताए हुए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं दोबारा से। 0 1 अगर इंटरवल है तो पार्टीशन क्या लेते हैं हम, 0 1/n 2/n अप टू n/n। 0 से a हो तो a से मल्टीप्लाई हो जाती है 0 a/n 2a/n एंड सो ऑन n a/n तक। 2/3 की हमने पीछे किया था, तो यहाँ स्टार्टिंग ही किससे हो जाती है 2 से, और 1/n 2/n जो भी वैल्यूज थे ना वो इसमें ऐड होती जाएंगी 2 में, यानी 2 2 + 1/n 2 + 2/n एंड सो ऑन 2 + n/n। अब क्या आपका कभी मन नहीं किया कि क्या पता इनमें डिफरेंस ज़्यादा हो, सिर्फ एक का डिफरेंस ना हो, अगर एक से ज़्यादा डिफरेंस है जैसे 2 6 है तो पार्टीशन क्या होगी, तो पार्टीशन होगी ये 2 तो एज इट इज़ है क्योंकि स्टार्टिंग 2 से हो रही है। 2 + 4/n, 4 कहाँ से आया, इनमें जो डिफरेंस है वो आएगा यहाँ पे। बाकी तो देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही चल रहा है ना, बट इस टर्म की मल्टीप्लाई हर बार 4 से हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनमें डिफरेंस अब 1 नहीं है, 1 था तो ये एज इट इज़ थी, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसकी पार्टीशन हो जाएगी 2 2 + 4/n 2 + 8/n एंड सो ऑन 2 + 4n/n, है ना। जो सेकंड टर्म होती है उसी में n और लगा दो तो वही लास्ट टर्म बन जाती है ना, तो 2 + 4n/n। इसको सोल्व करके देखो, n से n कैंसिल, 2 + 4 6 ही तो हो गया ना लास्ट, इसका मतलब ये पार्टीशन ठीक है। अब जनरलाइज कर दो ए बी की जो पार्टीशन है उसको, तो कैसे निकालोगे, ए + b - a/n, यानी जो उनमें डिफरेंस है ना वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सो ऑन, लास्ट क्या आ जाएगी, ये r -1 टर्म है, यानी a + r - 1 × b - a/n, यानी ये सारा वही ना, बस इसको r - 1 से मल्टीप्लाई, rth टर्म है तो r से मल्टीप्लाई और nth टर्म है तो n से मल्टीप्लाई। अब हम पार्टीशन क्या लेके चल रहे थे अभी, कौन सी पार्टीशन ली थी हमने, x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn। x0 a था, xn ये था, तो इसने वही यूज़ कर लिया कि जो xr - 1 है ना उसकी वैल्यू है ये, और xr की वैल्यू है ये, तो वही बात है, आप पार्टीशन डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप डायरेक्टली या ना लिखने की बजाय आप वो पार्टीशन मान के और फिर ये यूज़ कर सकते हो कि जो r - 1 टर्म होती है ना पार्टीशन में वो ये होती है और rth टर्म ये होती है। ये पार्टीशन आप मानोगे तो भी गलत नहीं है क्वेश्चन, वो मानोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन वैल्यू आपको r - 1 पार्टीशन r - 1 टर्म की ये यूज़ करनी पड़ेगी और rth टर्म की ये यूज़ करनी पड़ेगी। तो वही इसने कहा है कि xr - 1 टर्म हमेशा ये होती है और xr - 1 ये टर्म हमेशा ये होती है, मतलब r - 1 की तो वैल्यू रख दी, और ये क्या है, इन दो का डिफरेंस है, तो आसपास वाली जो दो टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस कितना आ रहा था, b - a/n आ रहा था ना, माइनस करके देख लेना पीछे वाले में से आगे वाली को, b - a/n आ जाएगा। तो अब इसने इसको सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू होती है क्या, n, और इसकी वैल्यू क्या होती है, n - 1 × n/2, यानी सोल्व करके ये आ गया, लोअर सम क्या आ गया, ये आ गया, इसमें n है ना, तो लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए n को इन्फिनिटी को टेंड करा देना, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने अपर सम निकालना है, वैल्यूज़ रख दीजिए, ये n की वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू है n, और इस समेशन की वैल्यू जो है वो आपको पता है n × n + 1/2। पीछे यहाँ r - 1 था ना, तो क्या आया था n - 1 × n/2, यहाँ एक ज़्यादा हो गई है तो ये वैल्यू भी एक ज़्यादा होगी, यानी n हो गई, ये भी एक ज़्यादा हो गई, n + 1 हो गई, है ना। आई होप आपको ये चीज़ें पता है। अब n इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो ये वैल्यू भी यही आ रही है, तो इंटीग्रेबल है, क्यों, क्योंकि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों सेम है और दोनों किसके इक्वल हैं, b² - a²/2 के, यही आपको दिखाना था। 7 देखो, 7th क्वेश्चन, ये हमने पहले का लिखा हुआ है, इसको कंसिडर मत करना। f डिफाइंड है, इस इंटरवल ये है, फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, शो दैट f इज़ बाउंडेड बट नॉट इंटीग्रेबल, बाउंडेड है लेकिन इंटीग्रेबल नहीं है। देखो बाउंडेड दिखाने के लिए तो आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, आपको दिख ही रहा है दो ही वैल्यूज आएंगी, तो 1/5 या 1/7। अनबाउंडेड कब हो सकता है, अगर कहीं इन्फिनिटी आने का चांसेस हो, है ना, इन्फिनिटी आने का चांस है तो वो हम सोचते हैं कि अनबाउंडेड हो सकता है। अब इसमें सिर्फ दो फाइनाइट वैल्यूज ही आ सकती हैं इस फंक्शन की, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि f अनबाउंडेड होगा, तो f क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि f(x) को सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं जो कि दोनों फाइनाइट हैं। आपको बस नेक्स्ट में ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेबल नहीं है, यानी लोअर सम निकालो, अपर सम निकालो, उनसे लोअर इंटीग्रल निकालो, अपर इंटीग्रल निकालो, और वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यानी वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। फंक्शन है, इसकी हमेशा फाइनाइट वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब ये बाउंडेड है। पार्टीशन इंटरवल क्या था हमारा, देखो पार्टीशन आप ये भी मान सकते हो और पार्टीशन आप ये भी मान सकते हो, ठीक है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, ये मैंने जनरल लिख दिया, आपकी मर्जी है।
ये तो जनरल टर्म होती है कि जहाँ पे एक्स आर माइनस वन क्या हो जाएगी, आर माइनस वन बाई एन। एक्स आरथ टर्म क्या हो जाएगी, आर बाई एन, और एक्स एनथ क्या हो जाएगी, एन बाई एन, यानी वन। एक्स नोट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। ये मान लो, ये लिख लो, मर्जी आपकी। अब एम आर यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब क्या, इस इंटरवल की जो छोटी वैल्यू है ना वो फंक्शन के अंदर पुट कर दो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर रेशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू आएगी 1/5 और इरेशनल है तो 1/7। अब एक बात बताओ, दो ही वैल्यूज आ सकती हैं तो लोअर बाउंड यानी छोटी वाली वैल्यू आएगी ना इसका आंसर, तो यानी 1/7। और अपर बाउंड यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू तो कौन सी हो सकती है, जो इनमें से बड़ी होगी, यानी 1/5, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं, छोटी से छोटी ये है, बड़ी से बड़ी ये है। लोअर सम कैसे निकालते हो, वैल्यूज रख के, यहाँ वैल्यू रखी स्मॉल एम आर की 1/7, यहाँ डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, 1 - 0 है। डेल्टा आर यानी समेशन ऑफ डेल्टा आर क्या होता है, पूरी इंटरवल की लेंथ, और इंटरवल क्या है 0 1, तो 1 - 0 यानी 1/7। अब इसमें कहीं n है, नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लोअर इंटीग्रल। मैंने बताया था ना आपको, अगर n ना हो तो वही आपका क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है। अपर सम क्या आ जाएगा, 1/5, यही क्या हो जाएगा, अपर इंटीग्रल। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो f इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन 0 1 इंटरवल। ये पहले का लिखा हुआ है, इन चीज़ों को मत कंसिडर करना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पेन वाली चीज़ मत कंसिडर करना। एफ फंक्शन है, इसके ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया। एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स है अगर रेशनल है, साइन एक्स है अगर इरेशनल है। आपको ये शो करना है, ये बिलोंग नहीं करता है इसमें। देखो इसका मतलब क्या है कि एफ रिमान इंटीग्रेबल नहीं है इस इंटरवल के ऊपर। ये क्या होता है, सारे रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का सेट होता है इस इंटरवल के ऊपर। एफ इसमें बिलोंग नहीं करता, यानी एफ रिमान इंटीग्रेबल नहीं है इस इंटरवल के ऊपर, आपको ये दिखाना है, ठीक है। ये इंटरवल है और ये आपका फंक्शन। देखो ये इंटरवल है, ये फंक्शन है। पार्टीशन कैसे मानोगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, फिर π/4, फिर 2π/4n। यानी अगर आप 0 a का पार्टीशन लेते हो तो क्या होता है, हर किसी टर्म को a से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी 0 a/n, 2a/n एंड सो ऑन n/n, यही तो होता है। तो यहाँ भी हमने ये किया, a की बजाय यहाँ पे क्या है π/4, तो 0 π/4n, 2π/4n एंड सो ऑन, लास्ट में ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब आरथ इंटरवल ये होगा। अब देखो ये चीज़ थोड़ी समझने की है, आपको निकालना है लोअर बाउंड यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड का मतलब क्या है, आपको लोअर वाली वैल्यू पुट करनी है फंक्शन के अंदर, और अपर में आपको क्या करना है। देखो आपको ध्यान हो, हम 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज करते थे, उसमें साइन एक्स की वैल्यूज आती थी 0 से लेके 1 तक, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा था ना वैसे वैसे उसकी वैल्यूज भी बढ़ती जाती थी। और कोस एक्स की वैल्यू क्या होती थी, हम इसी को उल्टा कर देते थे ना, यानी यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, इसको 1/2 एंड 0, यानी कोस एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना, आपने निकालना है क्या, लोअर बाउंड। यानी लोअर बाउंड का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहली कन्फ्यूजन तो हमें ये हो सकती है कि हम फंक्शन, आप कह रहे हो फंक्शन में रखेंगे, लेकिन फंक्शन तो दो हैं, कोस एक्स है और एक साइन एक्स है। तो एक चीज़ आपको पता है कि कोस एक्स की वैल्यू हमेशा ही साइन एक्स से बड़ी होती है, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 0 ले लो, तो कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो, कोस एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होती है साइन एक्स से, लेकिन सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रही हूँ मैं, 0 से लेके π/4 तक। जैसे आप कह दो हम 90 ले लेते हैं, तो 90 कोस 90 तो हो गया हमारा 0 और ये 1 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, नहीं 90 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। 0 से π/4 यानी 0 से 45 डिग्री तक कोस एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होती है साइन एक्स से। यानी सिंपल सी बात है, जो अपर बाउंड आएगा वो कोस एक्स में वैल्यू पुट करने पे आएगा, और जो लोअर बाउंड आएगा वो साइन एक्स में वैल्यू पुट करने से आएगा, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। आपको निकालना क्या है, लोअर बाउंड, तो छोटी वाली वैल्यू पे आएगा, इसीलिए मैंने एक्स की जगह ये छोटी वाली वैल्यू रखी। अब यूज तो इसमें कोस एक्स हो गई तो आपको पता है, लेकिन उसमें एंगल क्या रखें। अब एक बात बताओ, कोस की वैल्यू जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है ना वैसे वैसे कोस की वैल्यू डिक्रीज होती है, और आपको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो बड़ी वाली वैल्यू छोटे वाले एंगल पे आएगी या बड़े वाले एंगल पे आएगी, छोटे वाले एंगल पे आएगी।
इसीलिए इसने एम आर ऐसे निकाला, कैपिटल एम आर ऐसे निकाला। आई होप आपको समझ आ गया है। सबसे पहली चीज़ तो कि आप जो लोअर बाउंड है वो कैसे निकालते हो, उस फंक्शन में छोटी वैल्यू पुट करके, और अपर बाउंड कैसे निकालते हो उस फंक्शन में बड़ी वैल्यू पुट करके, हर किसी क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये साइन एक्स कोस एक्स, इसमें दोनों फंक्शन है। तो पहली कन्फ्यूजन तो यही है कि कोस एक्स रखें या साइन एक्स। तो लोअर बाउंड निकालते हुए साइन एक्स रखना है आपको, अपर बाउंड निकालते हुए कोस एक्स में वैल्यू रखनी है। इतना तो हमें समझ आया कि कोस एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी साइन एक्स से, बड़ी या फिर इक्वल इस इंटरवल में। अब एंगल कौन सा पुट करें, छोटी वैल्यू चाहिए तो साइन वाले में छोटा एंगल पुट करो, बड़ी वैल्यू चाहिए तो कोस वाले में भी छोटा एंगल पुट करो, क्योंकि कोस की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कोस की वैल्यू कम होती है। बस अब ये चीज़ थी समझने की, बाकी सब बिल्कुल ईजी है। एम आर आ गया, कैपिटल एम आर आ गया, डेल्टा आर आ गया, वैल्यूज़ रख देनी है आपने। ये क्या है, हमारा सम है। साइन में एंगल्स का जो सम है वो हमने कौन से एग्जाम्पल में किया था, थर्ड एग्जाम्पल में हमने ये किया था ना। ये फॉर्मूला होता है, इस ये वाला, इन सबको जब आप ऐड करते हो तो इस टाइप से फॉर्मूला हमने वहाँ देखा था, तो उसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे और सॉल्व किया, तो ये आ गया। अब देखो लोअर जो सम है इसमें n है, तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके। तो लोअर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये भी क्योंकि ये इसके वैल्यू के इक्वल होता है इसलिए मैंने ये लिखा है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्टली ये लिख दो, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसके अंदर। अब देखो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डायरेक्टली नहीं करोगे आप, कैसे, इसने क्या किया, इसने ये किया है कि इसने साइन स्क्वायर पाई बाय 2 को तो अलग कर लिया, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को सॉरी ये अलग कर लिया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसके ऊपर है क्या है, पाई बाय 4n है ना, हमें 8n लाना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है 8n हो गया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी ना, वो यहाँ आ गया। अब देखो ये आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो ये तो पूरा हो गया 1। अब इसमें तो कहीं n है ही नहीं, तो n को इन्फिनिटी कहाँ पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको तो पीछे लिख लिया अलग से। अब इसके ऊपर सिर्फ पाई बाय 4n रह गया, आपको 8n चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो 2 इसके साथ लिख लो। साइन थीटा बाय थीटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 होता है, तो सिर्फ ये आंसर आ गया। देखो ये तो हो गया 1, ये आंसर आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, और कोस 45 क्या होता है 1/√2, यानी एट लास्ट ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको अपर सम निकालना है, बिल्कुल सेम वैल्यूज रख के, कोस में जो सम करते हैं ना उसका फॉर्मूला भी यही होता है, और ये आ गया। एन को इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 1/√2, उसमें क्या आई थी 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2 थी ना, हाँ, और इसमें है 1/√2, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ इसमें बिलोंग नहीं करता, यानी ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है इस इंटरवल के ऊपर। लास्ट एंड 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखो, देखने में बड़ा लग रहा है, वैसे बिल्कुल इजी है। इसने सिर्फ ये कहा कि एफ डी एक्स, यानी अगर फंक्शन को के से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो उसका जो अपर इंटीग्रल आएगा वो के टाइम्स होगा एफ के अपर इंटीग्रल के, और के एफ फंक्शन का लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, के टाइम्स एफ के लोअर इंटीग्रल के, अगर के पॉजिटिव है, और के अगर नेगेटिव है तो उल्टा होगा, यानी के एफ का अपर इंटीग्रल के टाइम्स होगा एफ के लोअर इंटीग्रल के, और इसका लोअर इंटीग्रल के टाइम्स होगा इसके अपर इंटीग्रल के। ठीक है ना, इसको तो आप डायरेक्टली देख लो, यानी आप एक तरीके से कह सकते हो के को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, अंदर सिर्फ क्या बच गया, ए से बी बार एफ डी एक्स। सिमिलरली इसमें हमने के को बाहर निकाल लिया, पॉजिटिव है तो बाहर निकाल सकते हो, नेगेटिव है तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ अपर इंटीग्रल है तो लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल है तो अपर इंटीग्रल, ये दोनों चीज़ें आपको दिखानी है। और तीसरा फिर ये दिखाना है कि अगर ये बाउंडेड और इंटीग्रेबल है ना एफ, तो के एफ भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल होगा, और उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, छोटा सा है इसका आंसर। देखो बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ ना वो अच्छे से समझना, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपने ये पार्टीशन मान ली पी, ऐसा ही मानते हैं, जहाँ पे ए होता है यहाँ बी होता है, क्योंकि इंटरवल हमारा क्या दिया हुआ है, इन्होंने ए बी दिया हुआ है। अब देखो दिया नहीं हुआ, बट इन्होंने जो पूछा ना उस हिसाब से लिमिट क्या ले रखी है, ए से बी ले रखी है ना हर किसी में, जो प्रूव करना है उसमें, तो इंटरवल है ए बी, हमने मान लिया। अब देखो माना नहीं है, इन्होंने दिया हुआ उससे हमने गेस कर लिया। अब देखो लीस्ट अपर बाउंड के एफ का किसके इक्वल होगा, के इंटू लीस्ट अपर बाउंड के बराबर होगा अगर के पॉजिटिव है, यानी सिंपल सी बात है, के को बाहर निकाल लो ना, के एफ का लीस्ट अपर बाउंड होगा के टाइम्स लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ,
अगर के पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो यहाँ लीस्ट अपर बाउंड की जगह आ जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये तो रिजल्ट होता है ना कि अगर आप उस फंक्शन को किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका लीस्ट अपर बाउंड निकाल रहे हो ना, तो वो के टाइम्स हो जाएगा उस एफ के लीस्ट अपर बाउंड के। लेकिन अगर वो के नेगेटिव है तो ये के टाइम्स हो जाएगा उस एफ के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के। ये रिजल्ट है। अब लीस्ट अपर बाउंड एफ का क्या है, कैपिटल एम आर हम मानते हैं, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम स्मॉल एम आर मानते हैं। बाकी सब मैंने सेम रखा, बस इसकी जगह रखा कैपिटल एम आर, इसकी जगह रखा स्मॉल एम आर। अब देखो लीस्ट अपर बाउंड से लोअर सम कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना। लीस्ट अपर बाउंड से लोअर सम कैसे निकाला जाता है, हर किसी लीस्ट अपर बाउंड को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देते हैं नाम, है ना। अब वो चीज़ हम यहाँ तो लिखेंगे नहीं इतनी बड़ी, तो हम क्या करते हैं, जो इसका लोअर सम है ना वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स लोअर सम ऑफ एफ पी एंड के टाइम्स अपर सम ऑफ एफ पी। क्योंकि इससे क्या आएगा, लोअर सम आएगा, इससे क्या आएगा, अपर सम आएगा, है ना। देखो मैंने अभी देखा, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई थी। आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलोगे, ठीक है ना। अगर के एफ का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा तो वो के टाइम्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ होगा अगर पॉजिटिव है, और उल्टा हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जगह लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगा अगर के नेगेटिव हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, स्मॉल एम आर, और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, कैपिटल एम आर। मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखो इस पे इसका लोअर सम निकालोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, स्मॉल एम आर है ना, तो लोअर सम निकलेगा, और यहाँ पे कैपिटल एम आर है तो इसका क्या निकलेगा, अपर सम निकलेगा, है ना। तो जैसा कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इंटू एम आर है, तो इसका लोअर सम भी के इंटू इसके लोअर सम के होगा, और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इंटू कैपिटल एम आर है, तो इसका लोअर सम भी के इंटू अपर सम ऑफ एफ पी होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। अब बिल्कुल लास्ट का, लोअर सम से लोअर इंटीग्रल कैसे निकालते हो, सारे लोअर सम्स का क्या लेके, सुप्रीमम या इन्फीमम, सुप्रीमम, है ना। अब इन सब का सुप्रीमम लोगे तो इधर भी सुप्रीमम आ जाएगा, है ना। अब इसका सुप्रीमम क्या बन जाएगा, लोअर इंटीग्रल। लोअर सम्स का सुप्रीमम क्या बन जाएगा, अपर इंटीग्रल बन जाएगा। लेकिन अपर सम्स का क्या होता है, इन्फीमम होता है। सो फिर हम क्या कहेंगे कि लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू के इंटू लोअर इंटीग्रल इफ के ग्रेटर देन 0 एंड के इंटू अपर इंटीग्रल ऑफ एफ इफ के लेस देन 0। देखो ऐसा हमने किया कि जो इसका सुप्रीमम है यहाँ पे सुप्रीमम है, लेकिन अपर सम्स का इन्फीमम लिया जाता है, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू ये होती है, इसके सुप्रीमम की वैल्यू क्या होती है, लोअर इंटीग्रल, इसके इन्फीमम की वैल्यू क्या होती है, अपर इंटीग्रल। एक बार और देख लेते हैं, बस 4 स्टेप्स है, कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में आपने ये किया कि इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है के इंटू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ है एंड के इंटू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ है, ये पूरा रिजल्ट है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी जगह स्मॉल एम आर लिख दिया, इसकी जगह कैपिटल एम आर लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इससे क्या जो लोअर बाउंड है उससे लोअर सम निकलता है, इससे लोअर सम निकलता है, लेकिन इससे अपर सम निकलता है, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब इधर लोअर सम्स का क्या लिया जाता है, सुप्रीमम, और अपर सम्स का इन्फीमम। सो इसका सुप्रीमम विल बी इक्वल टू के इंटू इसका सुप्रीमम एंड के इंटू इसका इन्फीमम, ठीक है। लेकिन इसका सुप्रीमम क्या होता है, लोअर इंटीग्रल, इसका सुप्रीमम भी लोअर इंटीग्रल, इसका इन्फीमम अपर इंटीग्रल, यहाँ एफ का और यहाँ एफ के एफ का, सॉरी। अब जैसे हमने इसका लोअर इंटीग्रल निकाला बिल्कुल सेम वैसे ही अपर इंटीग्रल निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ लोअर इंटीग्रल है तो यहाँ अपर इंटीग्रल आ जाएगा, और यहाँ अपर इंटीग्रल है तो यहाँ लोअर इंटीग्रल आ जाएगा, बस। बाकी जब देखो सेम है बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर के पॉजिटिव है तो इसका लोअर इंटीग्रल है तो इसका भी लोअर इंटीग्रल होगा, लेकिन के नेगेटिव है तो उल्टा होगा। वही चीज़ यहाँ पे है, इसका अपर इंटीग्रल निकाल रहे हो तो के पॉजिटिव है तो यहाँ भी अपर इंटीग्रल आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा यानी नेगेटिव इंटीग्रल आएगा। हो गया। अब लास्ट चीज़ प्रूव करनी रहती है। एफ इसने कहा कि अगर बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, अब इंटीग्रेबल है यानी इसका लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल हैं, इसके। अगर ऐसा है तो देखो इसने ये कहा है कि जो इसका अपर इंटीग्रल है ना और इसका लोअर इंटीग्रल है ये सेम है, ये और ये सेम है। और सिमिलरली इसने ये कह दिया यानी कि ये वैल्यूज सारी इक्वल होगी। जब ये के पॉजिटिव है ना तो यहाँ तो क्या आ रहा था, लोअर इंटीग्रल, यहाँ क्या आ रहा था, अपर इंटीग्रल, लेकिन लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल तो इसने कह दिया सेम है, तो ये दोनों भी तो सेम हो गए ना, है ना।
सिमिलरली नेगेटिव आ रहा था तो ये तो अपर इंटीग्रल आ रहा था यहाँ पे लोअर इंटीग्रल आ रहा था, लेकिन ये दोनों इसने कह दिया इक्वल हैं तो ये भी इक्वल है, यानी कि पॉजिटिव है तो भी ये दोनों इक्वल हैं, कि नेगेटिव है तो भी ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं इसके। यही आपको प्रूव करना था। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और इस पीडीएफ, इस जो एक्सरसाइज है इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप वहाँ से भी कर सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।